नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का अपने YouTube चैनल MAC पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज ये मेरा तीसरा क्लास का वीडियो है। बेसिक अंग्रेजी का सेशन चल रहा है जिसमें से हम लोगों ने 2 सेशन को कंप्लीट किया है। पहले क्लास में हम लोग ये समझने का प्रयास किए थे कि अंग्रेजी को आसान से आसान भाषा में कैसे समझा जाए। दूसरे क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस के विषय में चर्चा किया था और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटेंस के पार्ट पुर्जे को। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस के अंतर्गत क्या सब आता है। जैसे आप अंग्रेजी कहीं भी पढ़ने गए होंगे तो आप गौर किए होंगे, जब हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसके लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। रूल्स कुछ इस प्रकार होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉच या वेयर, या फिर सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, या फिर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। यानी इन सारे रूल में आप ये देख रहे हैं कि सारे के सारे रूल सब्जेक्ट से शुरू होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सब्जेक्ट का जानना। तो साथियों, आज हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट कहते किसको है? सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, या फिर इसी को हम लोग डूअर कहते हैं, या फिर इसको हम कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब हुआ कर्ता, या फिर काम करने वाला, या फिर डूअर। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमारे पास 3 तरीका होता है। आप वाक्य में सब्जेक्ट को पहचानेंगे, इसके लिए आप 3 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका अपने सामने है कि वाक्य में जो काम करता है, वाक्य में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, यदि किसी वाक्य में किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो जिसके बारे में कहा जाता है वह सब्जेक्ट होता है। या फिर तीसरा को समझिए, तीसरा में लिखा है क्या और नहीं को छोड़ के, क्या और नहीं को छोड़ के वाक्य के शुरू में जो शब्द आता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्या और नहीं को छोड़ के वाक्य के शुरू में जो शब्द आता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसी सब्जेक्ट को अंग्रेजी में डूअर कहा जाता है। अब आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि डूअर ही हुआ कैसे। देखिए, जैसे हम लिखते हैं डू, डू माना होता है करना, ER लगा देने पर ये डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। ER लगाने से काम करने वाला हो जाता है। जैसे आप समझने का कोशिश कीजिए, जैसे टीच, टीच माना पढ़ाना, और इसी टीच में अगर यदि हम ER लगा देते हैं तो ये हो जाता है टीचर, यानी इस काम को करने वाला। जैसे देखिए वर्क, वर्क माना काम करना, और इसी में अगर हम ER लगा देते हैं, ER लगा देते हैं यानी काम करने वाला। इस काम को करने वाला मजदूर कहलाता है, और वर्कर माना क्या होता है? मजदूर या फिर काम को करने वाला। इसी तरह से कई एग्जाम्पल है, तो ER को लगा देने से ये डूअर हो जाता है। डू डूअर बन जाता है। डू माना काम और ER लगा देने पर काम करने वाला। इसी कारण इस सब्जेक्ट को डूअर भी कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला परिभाषा में लिखा गया है वाक्य में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जो काम करता है, जरा इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है गणेश स्कूल जाता है। यहाँ काम क्या हो रहा है? जाने का। और ये काम कर कौन रहा है? गणेश कर रहा है। यानी गणेश क्या हो गया? सब्जेक्ट।
गणेश को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ जाने का काम कौन कर रहा है? गणेश कर रहा है। उसी तरह से दूसरा वाक्य में आइए। दूसरा वाक्य में लिखा है वह सुंदर है। अब ध्यान दीजिए, पहला परिभाषा में लिखा है कि वाक्य में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर लिखा है वह सुंदर है। यहाँ पर तो काम हो ही नहीं रहा है, फिर हम कैसे समझेंगे? तो आइए समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि यदि किसी वाक्य में किसी के बारे में कुछ कहा जाए, यानी जिसके बारे में कहा जाता है, वह सब्जेक्ट होता है। अब आप ध्यान दीजिए, वह सुंदर है, किसके बारे में कहा गया है कि वह सुंदर है? तो वह के बारे में कहा गया कि वह सुंदर है, तो जिसके बारे में कहा जाता है वह सब्जेक्ट होता है, यानी यह क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। आइए समझते हैं तीसरा परिभाषा को थोड़ा सा। क्या और नहीं को छोड़ के, ये क्या और नहीं अगर ऐसा किसी वाक्य में आ जाता है तो इसको छोड़ करके वाक्य के शुरू में जो शब्द आता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। मान लेते हैं क्या को छोड़ दिए, तो शुरू में क्या आया? वह एक शिक्षक है। वह एक शिक्षक है, यानी वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसी तरह से इसमें नहीं को हटा दीजिए, बचा क्या? वह शिक्षक नहीं है। वह क्या है? वह सब्जेक्ट है। अगर वाक्य के विषय में कहा जाए तो ये कौन सा वाक्य है? यह अफर्मेटिव वाक्य है और इसमें गणेश क्या है? सब्जेक्ट है। उसी तरह से ये वह क्या है? सब्जेक्ट है। और वाक्य कौन सा है? अफर्मेटिव है। उसी तरह से ये वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो ये कौन सा वाक्य होगा? इंट्रोगेटिव होगा। और इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है। उसी तरह से इसके शुरू में नहीं आ गया, नहीं को हटा देंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिए ये सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव है, क्योंकि इसके बीच में नहीं है। और ये सब्जेक्ट कौन सा है? वह है। उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों के विषय में जानकारी हो गया होगा। उसी तरह से बहुत सारा वाक्य है, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, आप लोग काम करते हैं, वह किताब पढ़ती है, वे लोग अपने खेत में काम करते हैं। इसी तरह से कई वाक्य हैं। इन सारे वाक्य के शुरू में जो शब्द आया है वही सब्जेक्ट है। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जिसका हमेशा हम ट्रांसलेशन के दौरान यूज करेंगे। आइए समझते। तो साथियों शुरू करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स जो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इसको समझने से पहले मैं एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा। यदि बोर्ड पर लिखा हुआ शब्द अगर आपको फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसमें मैं प्रैक्टिस के लिए कई एक्सरसाइज आपको उपलब्ध कराऊंगा। इसके अलावा ये सारा नोट्स के रूप में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। आप चाहें तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके आसानी से नोट्स बना सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको वो डाउनलोड कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको इन तमाम वीडियो में जो भी शब्द का जिक्र किया गया है इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले ये जान लेते हैं कि अपना टेलीग्राम चैनल कैसे आप ज्वाइन करेंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स पर जाइए और वहाँ पर आपको टाइप करना है MAC अमर सर। उसको टाइप करने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो अपना चैनल नज़र आएगा। उसमें आपको उसको खोल के ज्वाइंट कर लेना है ताकि मैं उसमें किसी भी प्रकार का नोट्स उपलब्ध कराऊं तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर अब समझते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं आई का यूज हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है। आई का मतलब होता है मैं या हम या मुझे या फिर मुझको। इसके विषय में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे ट्रांसलेशन के दौरान। इसको समझेंगे किस तरह से कि कहाँ पर मैं का यूज होता है, कहाँ हम का यूज होता है, कहाँ मुझे का यूज होता है और कहाँ मुझको का यूज होता है। अगर वाक्य में इन चारों में से कुछ भी वाक्य के शुरू में आ जाए तो उसके लिए हम आई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं दूसरे को। दूसरा में लिखा है वी माना होता है हम लोग या फिर हम लोगों को। वाक्य में कैसे इसका यूज होता है और इसका अंग्रेजी किस तरह से वी होता है हम विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं तीसरे नंबर को। यहाँ पर आप देख रहे हैं
THOU, दो, और इसके बगल में लिखा है यू, जिसका हिंदी होता है तुम या आप। ये जो दो है, ये जब अंग्रेजी स्टार्टिंग हुआ था, इंग्लिश का स्टार्टिंग हुआ था, स्टार्टिंग पीरियड में तुम या फिर आपका अंग्रेजी दो होता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये दो अब यू बन गया है, यानी यू मीन्स तुम या आप। पहले के समय में जो भी कविता या फिर कहानी लिखा गया है उसमें यू ना लिख करके दो का इस्तेमाल हुआ है। ये आपको मिल सकता है, ये शब्द का जिक्र हुआ है बिहार बोर्ड के अंग्रेजी 12th का बुक में। एक चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसमें गो का भी स्पेलिंग आपको अजीबोगरीब मिलेगा, जैसे GOE, गो। आप ध्यान देंगे उसी में आपको इस यू के बदले में दो का उपयोग मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग वर्तमान समय में यू का इस्तेमाल करते हैं तुम या आप के लिए। अगला समझते हैं, अगला है यू। यू माना तुम लोग या फिर आप लोग। कहने का मतलब ये हुआ कि यू मीन्स तुम या आप या तुम लोग या फिर आप लोग। इन तमाम ये चारों शब्दों का अंग्रेजी होता है यू, और ये सब शब्द का इस्तेमाल लगभग सब्जेक्ट के रूप में होता है। आगे समझते हैं ही मीन्स होता है वह या वे या वो या उन्हें या फिर उनको, या इसी तरह से बहुत सारा शब्द का इस्तेमाल होता है इस सब का सेंटेंस में, जिसका अंग्रेजी होता है ही। यानी ये सारे के सारे शब्द सब्जेक्ट के रूप में आवेंगे सेंटेंस में, और अगर यदि इसका अंग्रेजी बताया जाए, पूछा जाए, तो वो होगा ही। उसी तरह से सी का भी इस्तेमाल होता है। फ़र्क यही है, ये दोनों का हिंदी सेम है, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है पुल्लिंग के लिए और इसका इस्तेमाल होता है स्त्रीलिंग के लिए। जब हम इसको समझेंगे ट्रांसलेशन के माध्यम से, तो हम विस्तार से इसके विषय में आपके समक्ष चर्चा करेंगे, इसको आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है आपको समझ में आएगा भी। इससे पहले, सबसे पहले ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले आपको ये सब का हिंदी पता होना चाहिए और ये तमाम हिंदी का अंग्रेजी आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ट्रांसलेशन बनाने में काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं आगे। दोस्तों 7वां नंबर में लिखा है इट। इट माना होता है यह या वह, निर्जीव के लिए या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आदि के लिए। आगे आते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर में लिखा है वन नेम, यानी एक नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे पटना एक जगह है, यहाँ पर पटना। जैसे कटिहार एक शहर है, राजू एक लड़का है, उत्तम मेरा विद्यार्थी है। इन तमाम चीज़ों को हम ट्रांसलेशन में भी समझने का प्रयास करेंगे। अभी संक्षेप से संक्षेप हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले वर्ड्स को याद रखेंगे ताकि ट्रांसलेशन बनाने में आसानी हो। तो वन नेम माना होता है एक नाम, किसी का भी नाम ये हो सकता है। किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी जानवर का नाम, एनीथिंग, कुछ भी। 9वां नंबर में आते हैं दे। दे माना होता है वे लोग या फिर उन लोगों के या फिर वे। ये कैसे होता है इसको हम सेंटेंस के जरिए समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि दे मीन्स होता क्या है, वे लोग या फिर उन लोगों के या फिर वे। 10वां नंबर में लिखा है वन मोर नेम, यानी एक से अधिक नाम, किसी का भी नाम। जैसे मान लेते हैं पटना, कानपुर अच्छे शहर हैं। यहाँ पर पटना और कानपुर क्या हुआ, किसी जगह का नाम हुआ। तो उसी तरह से वन मोर नेम में भी हम जानेंगे ये किसी का भी नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, कुछ भी हो सकता है। आइए और कुछ महत्वपूर्ण शब्द के विषय में जानते हैं, वर्ड्स के विषय में जानते हैं, जिसका इस्तेमाल अक्सर सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे यह, दिस, वह, दैट, ये, दीज, वो, दोज। उसी तरह से आपका भाई या फिर तुम्हारा भाई, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। याद रहे इन तमाम का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। दूसरा अगला है उसका भाई,
अगर यदि किसी पुरुष के लिए जिक्र हो उसका भाई, तो इसका अंग्रेजी होगा हिज ब्रदर। उसी तरह से उसका भाई अगर यदि किसी लड़की या स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है, उसका भाई, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा हर ब्रदर। उसी तरह से उसके दोस्त लोग, बहुत सारे दोस्त लोग हैं, इसलिए इसका अंग्रेजी होगा हिज फ्रेंड्स। अगर यदि हिज फ्रेंड्स आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लड़का का जिक्र हो रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ लिखते हम हर फ्रेंड्स तो किसी लड़की का जिक्र होता, जैसे आपके भाई लोग, यानी कि योर ब्रदर्स। क्लियर है? अगला समझते हैं एक और जो आपको अक्सर कन्फ्यूजन में डाल देगा, उसको समझ लेते हैं। यदि हिंदी का कोई वाक्य गिनती की संख्या जैसे 1, 2, 3 आदि से शुरू हो, ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट देयर को बनाया जाता है। ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में देयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे एक कलम है, ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पर एक कलम सब्जेक्ट हो जाएगा। ये गिनती की संख्या से शुरू हुआ है, इसलिए ऐसे वाक्य में देयर को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। उसी तरह से इसमें है 2 लड़के हैं, यहाँ पर गिनती की संख्या से शुरू हुआ है, ऐसा नहीं समझना है कि 2 लड़के सब्जेक्ट हुआ, नहीं, इसमें देयर को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। इसके विषय में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। इससे पहले एक ज़रूरी जानकारी, आप इस सब मैटर का अगर यदि PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइंट कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इस सब के विषय में, सब्जेक्ट के विषय में, कि वाक्य में ये रहता कहाँ है और किस तरह से इन सबों का अंग्रेजी होता है। इन तमाम वर्ड्स को आप कोशिश करिएगा 10 मरतबा कम से कम पढ़ने का, ताकि जब हम ट्रांसलेशन बनाने लगे तो ये आसानी से समझ में आवे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और यदि आपको इसमें कोई कमी नज़र आवे तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।